जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको बिहार बोर्ड के जो क्लास 12वीं के हिंदी साहित्य है उसका जो चौथा अध्याय है अर्धनारीश्वर। तो आज हम इस अर्धनारीश्वर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों का आज हम विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि आपको जो भी प्रश्न होंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपके आते हैं उसका फुल एनालिसिस किया जाएगा। इससे आपको क्या होगा कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो अर्धनारीश्वर है, ठीक है ना, वह आपको एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है जिसमें शिव और का ये जो पार्वती है उसके कल्पित रूप की क्या की गई, चर्चा की गई। तो आपसे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्धनारीश्वर जो है वह साहित्य की कौन सी विधा है। तो अर्धनारीश्वर जो है साहित्य की कौन सी विधा है, तो आंसर हो जाएगा निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध। तो इस अर्धनारीश्वर में शिव और पार्वती के जो कल्पित रूप है उसकी क्या की गई है, चर्चा की गई। तो देखिए, तो अर्धनारीश्वर हम कहते हैं किसको, तो जिसका आधा अंग क्या होता है, पुरुष का होता है, और आधा अंग जिसका नारी का होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, उनके बारे में क्या करते हैं कि सबसे पहले परिचय करते हैं, क्योंकि परिचय से भी इस साल क्या हुआ है कि आर्ट्स में बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपको पूछे गए हैं। तो ये जो अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। तो सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? 24 अप्रैल 1974 को। अगला प्रश्न आएगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वह आपको सिमरिया बेगूसराय बिहार में कहाँ हुआ था, यानी कि सिमरिया कहाँ है, बेगूसराय, और ये जो बेगूसराय जिला कहाँ है, बिहार में। तो कभी कभी प्रश्न आपसे कर लिया जाएगा कि इनमें से कौन से साहित्यकार का संबंध जो है वो आपको बिहार से है, तो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। इनका जन्म स्थान सिमरिया बिहार, ठीक है ना। जिला पूछेगा तो बेगूसराय। फिर यहाँ से बात आती है कि इनके माता का नाम क्या था, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के माता का नाम मनरूप देवी था, पिता का नाम जो था वो आपको रवि सिंह, जबकि इनकी पत्नी का नाम जो है वो आपको श्यामवती देवी है। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे इन सारे प्रश्नों को आपको क्या कर लेना है कि बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि जो भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस चीज़ को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908, निधन 24 अप्रैल 1974, ठीक है ना। इसके बाद इनका जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार, इनके माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह, पत्नी का नाम श्यामवती देवी। अब आइए, अब हम बात करते हैं इनकी शिक्षा की। किसकी बात करते हैं? शिक्षा की। तो देखिए, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की वह गांव और उसके आसपास हुई, जबकि 1928 में ये मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से क्या किए थे कि मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे, और 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स किए थे। तो कभी कभी आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी किस कॉलेज से मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे, किस स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे, तो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से, जबकि पटना कॉलेज से हुए बीए ऑनर्स के जो एग्ज़ाम थे वह क्या किए थे, पास किए थे इतिहास विषय से, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना। अब आइए, अब हम बात करते हैं इनकी वृत्ति की। क्या करते हैं? वृत्ति की, ठीक है ना। तो ये प्रधानाध्यापक के पद पर भी रहे, HE स्कूल बड़बीघा में सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर, जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहे, हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किए। तो यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या रामधारी सिंह दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा भागलपुर विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। आगे आइए,
अब हम बात करते हैं इनके साहित्यिक अभिरुचि की। तो देखिए इनको बचपन से ही क्या था कि साहित्य में क्या था कि अभिरुचि थी, क्या थी, अभिरुचि थी, ठीक है ना। तो अगर हम इनकी साहित्यिक अभिरुचि की बात करते हैं तो 1925 में क्या होता है कि छात्र सहोदर नाम के जो एक पत्रिका थी उसमें इनकी पहली कविता जो थी वह क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता जो है छात्र सहोदर में क्या हुआ था, 1925 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा छात्र जीवन में इन्होंने कई सारे जो रचनाएं हैं उनको क्या किए थे, प्रकाशित करवाए थे। जैसे कि आपको देश जो कि पटना से, ठीक है ना, इसके अलावा प्रकाश बेगूसराय से, इसके अलावा प्रतिमा जो कि आपको कन्नौज से क्या होते थे कि इनके छात्र जीवन में प्रकाशित की गई रचनाएं हैं, ठीक है ना। और 21 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में, 21 वर्ष की अवस्था में इनकी जो पहली कविता पुस्तक है प्रणभंग वो क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ों को आपको क्या कर लेना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और जो भी दिक्कतें होती है आप कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आगे देखिए, अब है अगर हम इनकी कृतियाँ की बात करते हैं, ठीक है ना, अर्थात इनकी जो साहित्यिक कृतियाँ है उसमें जो काव्य कृति है सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनकी काव्य कृति में प्रणभंग जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था, रेणुका 1935 में प्रकाशित हुआ था, हुंकार 1938 में प्रकाशित हुआ था, रसवंती 1940 में प्रकाशित हुआ था। आप लोग इसको लिखते चलेगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद है कुरुक्षेत्र 1946 में प्रकाशित हुआ था, रश्मि रथी 1952 में प्रकाशित हुआ था, नील कुसुम 1954 में प्रकाशित हुआ था, उर्वशी 1961 में प्रकाशित हुआ था, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में प्रकाशित हुआ था, कोमलता और कवित्व 1964 में प्रकाशित हुआ था, हारे को हरिनाम 1970 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। तो ये सभी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई काव्य कृति है। तो इन सारे काव्य कृति को आपको क्या कर लेना है कि वीडियो को पॉज करके देख लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी जो गद्य कृतियाँ है, ठीक है ना, उस गद्य कृति के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए इनके गद्य कृति में मिट्टी की ओर 1946 में, ठीक है ना, इसके अलावे अर्धनारीश्वर 1952 में, संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में, काव्य की भूमिका 1958 में, बट पीपल 1961 में, शुद्ध कविता की खोज 1966 में, दिनकर की डायरी 1973 में। तो ये सभी रचनाएं जो है, ठीक है ना, प्रमुख रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की गद्य की, किसकी है, गद्य की है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इनको कौन से पुरस्कार और सम्मान मिले थे, ठीक है ना। तो देखिए हर आदमी की उपलब्धि के बारे में पता चलता है उसके जो सम्मान होते हैं उससे, उसके जो पुरस्कार होते हैं उससे पता चलता है कि इस बंदे ने अपने लाइफ में क्या अर्जित किया, ठीक है ना। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी को कई सारे अलंकरणों से नवाजा गया, जैसे पद्म भूषण अवार्ड हो गया क्या, इसके अलावा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया। तो आइए जानते हैं कि जो रामधारी सिंह दिनकर जी है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में मिला था, जबकि इन्हें भारतीय साहित्य जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इससे 1972 में इन्हें सम्मानित किया गया था। तो आपसे यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उर्वशी के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था, 1972 में। तो मेरे भाई इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। अब आइए अब यहाँ से थोड़ा सा नॉलेजेबल बात करते हैं। ये जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये आपको वर्ष 1965 से दिया जाता है और ये आपको 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जा सकता है, जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 से दिया जाता है और यह आपको 24 भाषाओं में उत्कृष्ट किसी भी सर्वोत्तम कृति के लिए दिया जा सकता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके क्या कर लेना है, लिख लेना है। आगे चलिए। अब ये क्या थे कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे वह
आपको 1952 से लेके 1962 तक राज्यसभा के सांसद भी रहे, ठीक है ना। यानी कि 1952 से लेके 1962 तक 10 वर्षों तक रामधारी सिंह दिनकर जी राज्यसभा के सांसद भी रहे। इन्हें पद्म भूषण जैसे कई अलंकरणों से सम्मानित किए गए, ठीक है ना। ये राष्ट्र कवि के रूप में भी क्या है, विख्यात है। क्या है, विख्यात है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या कर लेना है कि बढ़िया से देख लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस कवि के रूप में विख्यात है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा राष्ट्र कवि के रूप में क्या है, विख्यात है। तो मेरे भाई इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। अब आइए, अब हम इस चैप्टर से जुड़े हुए जो कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग क्लियर करते हैं। क्योंकि अर्धनारीश्वर का जो सारांश है, तो एक छोटा सा वीडियो में हम इसके सारांश को लेकर फिर बाद में आएंगे, ठीक है ना। तो पहले आपको क्या करना है कि इस चैप्टर से जो आने वाले ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। शुरू में बताए थे कि ये जो अर्धनारीश्वर है शिव और पार्वती के कल्पित रूप है, ठीक है ना। और अर्धनारीश्वर से मेरा सेंस है कि ऐसा शरीर जिसका आधा शरीर जो हो पुरुष का हो और आधा शरीर जो हो आपको नारी का हो, तो उसको हम लोग कहते हैं अर्धनारीश्वर। तो इस अर्धनारीश्वर में शिव और पार्वती के कल्पित रूप की क्या की गई है, चर्चा की गई है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया। तो नारी को उसने क्या बना दिया, लता बना दिया। क्या बना दिया, लता बना दिया, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, कामिनी अपने साथ, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए कि कामिनी अपने साथ कैसे शांति लाती है। तो देखिए कामिनी जो है अपने साथ यामिनी जैसी शांति लाती है। किसकी जैसी, यामिनी जैसी शांति लाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है कि दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखो भाई, दिनकर जी का जो जन्म हुआ था, ठीक है ना, वो आपको सिमरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिमरिया में। और ये जो सिमरिया है यह आपको बेगूसराय में कहाँ है, बेगूसराय में। और बेगूसराय कहाँ है, तो आपको बिहार में। कहाँ है, बिहार में। मतलब कुल मिलाकर बात यह हुई कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वो आपको बेगूसराय में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेगूसराय में, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अब है कि दिनकर जी की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, ठीक है ना। सॉरी, दिनकर जी की मृत्यु करें कि दिनकर जी का पहले जन्म, ठीक है ना। 5वां नंबर प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वो आपको 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कहाँ हुआ था, सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। अब देखिए छठा प्रश्न क्या करा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो मृत्यु हुई थी वो आपको 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न करा कि दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था। तो इनको जो मिला था अर्धनारीश्वर के लिए। अगला प्रश्न करा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। तो 1972 में इन्हें सम्मानित किया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय साहित्य जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो मेरे भाई इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिख लेना है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्या कर रहा है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो अर्धनारीश्वर जो है वो आपको रामधारी सिंह दिनकर जी की क्या है, रचना है। फिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए कि रामधारी सिंह दिनकर का जो संबंध है वो आपको किस राज्य से है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो संबंध है वो आपको बिहार राज्य से, किस राज्य से है, बिहार राज्य से है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, नारी स्वप्न है। देखिए क्या कर रहा है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। यह पंक्ति जो है वह किस रचनाकार की है। तो यह पंक्तियाँ जो है वो आपको रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। और इसका जो संबंध है अर्धनारीश्वर पाठ से, ठीक है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अर्धनारीश्वर, ठीक है ना, साहित्य की कौन सी विधा है। तो अर्धनारीश्वर जो है वो आपको निबंध है। क्या है, निबंध है। तो इन सारे चीज़ों को देख लेना कि अर्धनारीश्वर क्या है, तो वो आपको एक निबंध है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि पराधीनता के कारण, ध्यान से सुनिएगा, कि पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारी नहीं रही, कथन किस पाठ से संबंधित है। तो यह कथन जो है मेरे भाई वो आपको अर्धनारीश्वर से संबंधित है। किससे संबंधित है, अर्धनारीश्वर से, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करा कि गांधारी थी, गांधारी जो थी वो आपको दुर्योधन की माँ थी
और धृतराष्ट्र की क्या थी, पत्नी थी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि गांधारी ऐसी महिला थी जो पति धर्म निभाने के लिए अपने आंखों पर काली पट्टी जो थी वो बांध रखी थी, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अब कर रहा है क्या कि पूस की रात और पंच परमेश्वर जो है किस कथाकार की उत्कृष्ट रचना है या विशिष्ट रचना है, तो यह हो जाएगा आपको प्रेमचंद्र, क्योंकि आप जानते होइएगा कि पूस की रात और आपको पंच परमेश्वर ये दोनों कृतियां जो है वो आपको किसकी है, तो मुंशी प्रेमचंद की। तो इन सारे चीज़ों का आपको बढ़िया से देख लेना। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दिनकर किस युग के कवि है, तो देखिए दिनकर जी जो है वो आपको छाया बादोतर युग के कवि है। किस युग के कवि है, छाया बादोतर युग के। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है, तो उर्वशी है, काव्य की भूमिका है, वट पीपल, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि साकेत किसकी रचना है, तो देखिए साकेत जो है ये आपको मैथिली शरण गुप्त की क्या है, रचना है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को वीडियो पॉज करके आपको बढ़िया से देख लेना। आगे देखिए कह रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है, तो यह आपको कुरुक्षेत्र है। कौन है, कुरुक्षेत्र है। तो मेरे भाई आपको क्या करना है कि इस वीडियो को बढ़िया से शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और इसमें जो भी समस्याएं हो, ठीक है ना, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, ठीक है ना, मतलब कि प्रश्न में, ठीक है ना, या इसके कोई भी ऐसे टॉपिक जो समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से शुभ विदा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।